देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एक परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की परिभाषा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में किया गया है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसके बाद अर्थव्यवस्था का स्वरूप कि किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है किसी देश का, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इसके बाद आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और लोक राजस्व को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और इसके बाद देखेंगे हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास किसको कहते हैं और दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं परिभाषा। ठीक है, परिभाषा से देखिए, अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्र को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। और सबसे पहले अर्थशास्त्र को परिभाषित किया एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन था। इस पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, था। और इसी पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, एडम स्मिथ क्या कहते हैं? एडम स्मिथ कहते हैं, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। आगे देखेंगे कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हुए? एडम स्मिथ। अब देखिए, हो गया, इसको हटाएं। अब देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा यदि देना हो, कोई एक परिभाषा, क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, जिसमें एल्फ्रेड मार्शल हैं, एडम स्मिथ हैं, रॉबिन्सन हैं, ये सब अपना अलग अलग परिभाषा दी है। लेकिन जो एक सामान्य सी परिभाषा अर्थशास्त्र की दी जाती है, वो हम लोग देखते हैं। लिखेंगे, अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस विषय का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज एवं सरकार दिखाई दे रहा है? व्यक्ति, समाज एवं सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों का उपयोग असीमित इच्छाओं
अथवा आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों का उपयोग और सीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर सकता है, के लिए कर सकता है। ठीक है, एक परिभाषा और इसमें जोड़ेंगे, अर्थात अर्थशास्त्र में मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देख लिए। यदि अर्थशास्त्र को एक लाइन में परिभाषित करना हो तो आप इसी परिभाषा को दे देंगे कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव के, मनुष्य के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब मनुष्य का आर्थिक गतिविधि में क्या आता है? उत्पादन आता है, उपभोग आता है। ठीक है, तो हम इसका अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। आगे देखेंगे कि अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म, बहुत थोड़ा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। व्यष्टि का अर्थ होता है सूक्ष्म, और समष्टि का अर्थ होता है बृहद, या मैक्रो का अर्थ होता है बृहद, बड़ा। ठीक है, बृहद। तो आप समझिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ? तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति का, किसी एक उद्योग का, किसी एक फर्म का, किसी एक बाजार का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म, छोटा, नहीं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम किसी एक व्यक्ति, किसी एक उद्योग, किसी एक बाजार का अध्ययन करते हैं। जैसे छोटे से उदाहरण से बताते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा कुल कितना उत्पादन किया गया या कुल कितना उपभोग किया गया। किसी एक परिवार के द्वारा कितना उत्पादन किया गया या कितना उपभोग किया गया। उत्पादन समझते हैं, प्रोडक्शन। उपभोग मतलब कंजम्पशन। जैसे मान लीजिए कि आप अनाज उगाते हैं, तो अनाज उगाना मतलब उत्पादन करना, और उसको आप खाते हैं तो खाने का मतलब हुआ उपभोग करना, कंज्यूम कर जाना। ठीक है, उसको उपभोग बोलते हैं। तो यदि माइक्रो लेवल पे हम किसी एक व्यक्ति, किसी एक उद्योग, किसी एक फर्म का अध्ययन, का उत्पादन या उपभोग का अध्ययन करते हैं, या आय और व्यय का अध्ययन करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम आपसे पूछे कि भाई इस परिवार का टोटल इनकम कितना है, आप बोले 50,000। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, आप बोले कि 60,000, तो 10,000 अतिरिक्त खर्च। तो माइक्रो और मैक्रो में यही फर्क है। माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है कि माइक्रो में छोटे स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, किसी एक फर्म
या उद्योग, किसी एक उद्योग, ठीक है, या किसी एक बाजार, बाजार यानी देख लीजिए ये माइक्रो लेवल पर है। एक उत्पादक यानी एक किसान ने कुल कितना अनाज का उत्पादन किया, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय है। एक परिवार ने कुल कितना वस्तु का उपभोग किया, कंज्यूम किया, एक महीना में वो एक साल में कितना राशन खाया, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक उद्योग के द्वारा टोटल एक साल में कितना प्रोडक्शन किया गया, कितना सेल किया गया, उसका कितना इनकम हुआ, ठीक है, ये सब चीज, इन सब का अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन देखिए एक व्यक्ति के द्वारा, एक किसान के द्वारा कितना उत्पादन किया गया, ये माइक्रो है। लेकिन जब हम ये कहें कि भारत के किसानों के द्वारा कुल कितना टन अनाज का उत्पादन किया गया, तो ये मैक्रो हो जाता है। वृहद लेवल पे जब हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति का इनकम कितना है ना, तो एक आदमी की बात कर रहे हैं, एक परिवार की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भारत का प्रति व्यक्ति इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, तो मतलब भारत के प्रति व्यक्ति का आमदनी की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि एक आदमी का इनकम कितना है, तो एक व्यक्ति छोटा। जब हम कहते हैं नेशनल इनकम कितना है, पूरे राष्ट्र का आय कितना है, वो बड़ा हो जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ी बड़ी आर्थिक गतिविधियों का हम अध्ययन करते हैं। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको कि वृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है, इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, है ना, और इसको क्या कहते हैं, वृहद अर्थशास्त्र, वृहद अर्थशास्त्र। तो पूरे देश के स्तर पर जब हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन कितना है, तो इन्फ्लेशन एक व्यक्ति का नहीं होगा, इन्फ्लेशन पूरे देश के जो पूरे देश में जो महंगाई बढ़ रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं। और इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ता है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, थोड़ा सा जान लीजिए होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि बाजार में या आपके जेब में मुद्रा के मात्रा में वृद्धि हो गया। मुद्रा के मात्रा में वृद्धि का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति समझिए। मुद्रास्फीति का मतलब क्या हुआ, मुद्रा के मात्रा में वृद्धि हो जाना। मुद्रा के मात्रा में वृद्धि हो जाने से क्या होता है, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ जाती है। यानी बाजार में अधिक पैसा होगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा, और जब लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा तो हर व्यक्ति का इनकम बढ़ जाएगा। तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज किया। तो कई बार अच्छा होता है ये, और कई बार बुरा होता है ये। इन्फ्लेशन हम लोग अलग से पूरा एक टॉपिक, एक क्लास होगा इन्फ्लेशन का, जहां इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन भी पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ जान लीजिए कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाना। और जब मुद्रा की मात्रा यानी बाजार में अधिक पैसा आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि लोगों के पास अधिक पैसा आ गया, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में अधिक पैसा आ गया। और जब पैसा बढ़ेगा तो उसका सिंपल सा फिनोमिना है कि भाई डिमांड बढ़ेगा, है ना। यदि इनकम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। सिंपल सा आप अनुमान लगा लीजिए कि जब आपके पास बहुत पैसा होगा तो कौन व्यक्ति कोचिंग साइकिल से आना चाहेगा, हर व्यक्ति बाइक से आएगा, लड़की सब स्कूटी से आएगी। उससे ज़्यादा इनकम बढ़ेगा तो कार से आएंगे, नहीं। तो क्या होता है कि जब आय बढ़ता है तो मांग बढ़ जाता है, ठीक है, और जब मांग बढ़ेगा तो वस्तु का दाम बढ़ जाता है। ये डिमांड एंड सप्लाई में हम लोग पढ़ेंगे। क्या हुआ, इनकम बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगा तो वस्तु का दाम बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि होता यह है कि जब अचानक से मांग बढ़ जाता है तो डिमांड एंड सप्लाई में गड़बड़ी आने लगता है। जितना डिमांड होता है उतना सप्लाई नहीं होता है, और इसकी वजह से वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो जब हम मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये सभी, चूंकि ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है ना, मौद्रिक नीति कि देश में, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी जब हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और उसके टूल्स क्या क्या हैं, जिसके जरिए आरबीआई बाजार में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। तो एक साथ सब कुछ नहीं होगा। तो बृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देश के स्तर पर जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं कि जीडीपी कितना है ना, देश में कुल प्राथमिक क्षेत्र से कितना उत्पादन हुआ, सेवा क्षेत्र से कितना उत्पादन हुआ, उद्योग से कितना उत्पादन हुआ,
मौद्रिक नीति क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये सब किस विषय के अंतर्गत आएगा? बृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत, है ना। तो बृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का आकलन करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जैसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम कितना है, तो पूरे राष्ट्र का इनकम की बात कर रहे हैं। जीडीपी कितना है, तो पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन कितना है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जब अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा, यदि कोई पूछे आपसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, केवल इतना बताइएगा कि छोटे स्तर पर जब हम अर्थव्यवस्था का, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि मतलब व्यक्ति के स्तर पर, है ना, और समष्टि मतलब होता है बड़ा, बृहद। तो एक व्यक्ति का इनकम कितना है, तो वो किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है? व्यष्टि के अंतर्गत आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम पूछेंगे एक देश का इनकम कितना है या इस देश के प्रत्येक नागरिक का इनकम कितना है, तो किसके अंतर्गत आएगा? तो माइक्रो और मैक्रो समझ में आया। माइक्रो मतलब छोटे स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, मैक्रो मतलब बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। ठीक है, तो ज्यादा भोकाल बनाने का जरूरत नहीं है, बस सिंपल तरीके से समझना है। देखिए, कंपटीशन के लिए आपको जो है ना, कंपटीशन क्रैक करने के लिए आपको विद्वान बनने का जरूरत नहीं है, और ना हमको उस तरह से अपने विद्वता का प्रदर्शन करना है। सामान्य तरीके से हम हर विषय में अप्लाइड हों, यही एक स्टूडेंट का गुण होना चाहिए। कई बार जब आप अलग अलग विषय के विशेषज्ञ से पढ़ेंगे, वो आपको ऐसा पढ़ाएंगे वो खुद ही नहीं समझते हैं बाद में, तो आप कहाँ से समझेंगे। लेकिन कंपटीशन के लिए क्या है कि बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो माइक्रो और मैक्रो समझ में आ गया। तो अगला अब हम लोग थोड़ा सा देखें कि क्या है। आगे हम लोग अर्थशास्त्र का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब तो चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी जोड़ दिया गया है। तो हम इसी को देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थ ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए, अर्थव्यवस्था के मूलतः 3 क्षेत्र होते हैं, लेकिन आजकल हम लोग इसमें 5 क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। हम लोग 5 क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 1 2 3 और बड़ा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। नहीं, तो पहला लिखते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा को लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्र। फिर लिखेंगे तृतीयक क्षेत्र। फिर लिखेंगे चतुर्थ क्षेत्र और फिर लिखेंगे पंचम क्षेत्र। ठीक है, पंचम क्षेत्र। ठीक है, पंचम क्षेत्र। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है वो इन्हीं सेक्टर से होता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, तो हम लोग
प्राकृतिक संसाधन को उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या डिफिनेशन ले लेंगे कि प्राकृतिक, उसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में लिखेगा नीचे से, इस क्षेत्र के तहत प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे कृषि, ठीक है, वानिकी, खनन, मत्स्यन। उदाहरण के तौर पे कृषि, वानिकी, खनन और मत्स्यन। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो विषय हैं वो कृषि है, वानिकी है, खनन है और मत्स्यन है। और ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन उसको कहते हैं जिसको हम खुद नहीं बना सकते हैं, जिसको प्रकृति बनाती है। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में यदि डिफिनेशन लिखना हो तो लिखेंगे कि यह वह क्षेत्र है, देखिए, यह वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। और फिर हम सबको लिंक कर देंगे, है ना, कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। जैसे देखिए, इस क्षेत्र का विषय क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे विनिर्माण, निर्माण, जल, गैस एवं विद्युत आपूर्ति। विद्युत आपूर्ति। अब देखिए, विनिर्माण के अंतर्गत क्या आता है कि निर्माण और विनिर्माण में अंतर को समझ लीजिए। विनिर्माण का मतलब होता है कि किसी वस्तु का निर्माण करना, और निर्माण का मतलब होता है कि जैसे आप एक फैक्ट्री बनाए, उसके लिए जो भवन बनाए आप, है ना, जैसे ये कोचिंग है तो इसके लिए एक भवन बनाए, फिर हम लोग वहाँ अध्ययन करते हैं। तो निर्माण में हम देखते हैं कि जो प्लांट लगाए, फैक्ट्री उसका भवन बनाए, मशीन लगाए, है ना, इस सब को हम निर्माण के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन विनिर्माण में क्या होता है कि जैसे आप समझिए, कोई एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लीजिए, जैसे समझ लीजिए कि आलू है, तो आलू कृषि के अंतर्गत आता है। विनिर्माण क्या कहलाएगा? हम आलू से चिप्स बना लिए, कुछ लोग आलू से सोना भी बना देते हैं, ठीक है, तो हम लोग इतने कुशल लोग नहीं हैं। तो विनिर्माण के अंतर्गत क्या आता है कि जो आप वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे आप समझिए कपड़ा, तो कपड़ा कॉटन से बनता है, रुई से, तो रुई क्या है? कृषि उत्पाद है, तो कृषि उत्पाद से आप कपड़ा बना लिए, ये विनिर्माण। तो यहां पर जो वस्तु बन रहा है उसको आप रॉ मटेरियल के रूप में कहां से ले रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर से ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? कपड़ा बनाना है तो कॉटन, कपास का उपयोग करना होगा। जैसे आप समझिए विद्युत आपूर्ति, बिजली का उत्पादन करना है तो कोयला लेना होगा आपको, और कोयला खनन से प्राप्त होता है, नहीं, जमीन के अंदर से। तो देख लीजिए, ये प्राथमिक क्षेत्र का वस्तु है जिसका आप यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं कच्चे माल के रूप में। तो क्लियर, समझ में आ रहा है इकोनॉमिक्स? ठीक है। तो हम द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण, निर्माण, जल गैस एवं विद्युत आपूर्ति। अब जल गैस मतलब आप जो गैस वगैरह, जो जैसे आप समझ लीजिए कि सीएनजी हो गया, तो ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के खनन से प्राप्त होता है, जहां से आप मतलब पेट्रोल निकालते हैं, वहीं से गैस वगैरह भी निकलता है। जहाँ से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन की प्राप्ति होती है, वहीं से आप ये गैस भी प्राप्त करते हैं। अब जैसे पेट्रोल जो होता है वो आप जमीन के अंदर से ही उसको भी निकालते हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्स के जरिए प्राप्त होता है, वो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु है। लेकिन जब उसका उपयोग आप ईंधन के रूप में कर रहे हो, ठीक है, जब उसका उपयोग आप विद्युत निर्माण में कर रहे हो, तो विद्युत निर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
ठीक है। उद्योग जो है वो भी आता है किसमें, द्वितीयक क्षेत्र में, याद रखिएगा उद्योग भी आता है द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र दोस्तों, कल का वीडियो कुछ तकनीकी खराबी की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा, और जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है ये इनकम्प्लीट रह गया। तो आज हम समझते हैं अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र। देखिए, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत परिवहन, संचार, चिकित्सा, होटल, बैंकिंग और बीमा को शामिल किया गया है। अर्थात जो हमारा तृतीय उत्पादक क्षेत्र है वो सेवा का उत्पादन करता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के लिए सेवा का उत्पादन करता है। जैसे होटल आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे बैंकिंग आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल हो, मोबाइल कंपनी हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो, ये सब आपको सेवा प्रदान करती है और इसके जरिए सेवा का उत्पादन होता है। वहीं पर सूचना चतुर्थ क्षेत्र में आता है सूचना आधारित सेवा क्षेत्र। पहले मूलतः अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का जिक्र किया जाता था, लेकिन वर्तमान में अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हमारा जो चतुर्थ क्षेत्र है इसके अंतर्गत सूचना आधारित सेवा क्षेत्र को शामिल किया गया है। जैसे सूचनाओं का संग्रह एवं विश्लेषण करना, या आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आते हैं, शोध एवं अनुसंधानकर्ता, ये चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और शिक्षा, ये भी चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इससे आप देखेंगे कि ये ज्ञान आधारित क्षेत्र है। सूचनाओं का संग्रहण एवं विश्लेषण करना, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, शोध एवं अनुसंधानकर्ता, या फिर शिक्षा, सरकार, ये सब चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वही हमारा, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो चतुर्थ क्षेत्र है वो बौद्धिक आधारित क्षेत्र है। चतुर्थ क्षेत्र को हम बौद्धिक आधारित क्षेत्र मानते हैं। और जो पंचम क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था का पंचम क्षेत्र, जिसको कि हम नीति निर्माण का क्षेत्र मान सकते हैं, यानी जहां पर आप देख सकते हैं कि नीति निर्माण करने वाली संस्था हो या फिर उसके विशेषज्ञ हों, वो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी जिनका नीति निर्माण में योगदान होता है, सचिव स्तर के अधिकारी, या फिर जो लीगल एडवाइजर होते हैं, कानूनी सलाहकार, या फिर व्यवसाय के जो उच्च प्रबंधक होते हैं, ये सभी अर्थव्यवस्था के पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कह सकते हैं कि पंचम क्षेत्र जो है वो नीति निर्माण करने वाली जो भी संस्थाएं हैं या जो व्यक्ति हैं वो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्थिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अर्थव्यवस्था का स्वरूप, अर्थव्यवस्था के स्वरूप को हम पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, तो चलिए इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं, इन तीनों को समझने का। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के स्वरूप। अर्थव्यवस्था के स्वरूप, नेचर ऑफ द इकोनॉमी, और इसके अंतर्गत हम लोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के स्वरूप को हम पहले विभिन्न आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। पहला है नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। दूसरा हम देखेंगे विकास के आधार पर, और तीसरा हम विभिन्न देशों के साथ अंतर संबंधों के आधार पर देखेंगे, है ना। विभिन्न देशों के साथ संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर।
सबसे पहले नियंत्रण के आधार पर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखते हैं नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। प्रथम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आइए समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, और ये नियंत्रण के आधार पर इस तरह के अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, पहला देख लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने किया था। तो आप इस पॉइंट को देख सकते हैं कि इस विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम, इस विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया, अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किया। तो एक सवाल यहां से बनेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया? तो आप आंसर बताएंगे एडम स्मिथ ने। और कब और किस पुस्तक में? तो प्रतिपादक थे एडम स्मिथ। कब किया? 1776। और किस पुस्तक में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया? तो द वेल्थ ऑफ नेशन जैसे पुस्तक में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। दूसरा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो बस सिंपल से याद रखेंगे कि उत्पादन के साधन एवं वितरण पर, उत्पादन के साधन एवं वितरण पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, अर्थात निजी स्वामित्व होता है। तो हम छोटा सा पॉइंट इसके लिए भी लिख देंगे, उत्पादन के साधन पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत, या जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वहां उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, अर्थात सरकार का स्वामित्व नहीं होता है, बल्कि निजी लोगों का, निजी क्षेत्र का उस पर मालिकाना हक होता है। और निजी क्षेत्र के द्वारा ही उत्पादन की मात्रा और उस वस्तु के मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। उसमें सरकार का हस्तक्षेप लगभग नगण्य होता है। किसी वस्तु का उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, उस वस्तु का कितना उत्पादन करना है, और उस वस्तु का मूल्य का निर्धारण, ये सभी निजी क्षेत्र के जरिए किए जाते हैं। और न केवल उत्पादन बल्कि उस वस्तु का वितरण की भी जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की होती है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किस आधार पर होता है? तो किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण मांग एवं आपूर्ति के आधार पर होता है, अथवा साधन लागत के आधार पर होता है। मांग और आपूर्ति से अभिप्राय है कि यदि किसी वस्तु का डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो तो उस वस्तु का कीमत अधिक होता है। या फिर दूसरा है कि किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण साधन लागत के आधार पर किया जाता है। जैसे कच्चे माल में कुल कितना खर्च हुआ, श्रमिक में कुल कितना खर्च हुआ, यानी कुल मिलाकर के उसको बनाने में कुल कितना खर्च हुआ, प्लस सरकार को टैक्स कितना दिया गया, और उसमें अपना लाभ कितना ऐड किया जाए,
इसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति के आधार पर, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ऐसे समझिए, यदि किसी वस्तु का साधन लागत यानी उसको बनाने में किया गया खर्च यदि 5 रुपया है, तो सरकार का टैक्स 2 रुपया जोड़ लीजिए और अपना मुनाफा 3 रुपया जोड़ लीजिए, तो 10 रुपया उस वस्तु का आप मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन मांग और आपूर्ति में मूल्यों का निर्धारण इस प्रकार से नहीं होता है। किसी वस्तु का मांग कितना अधिक है और उसका आपूर्ति किस रेशियो में है, उसके आधार पर उस वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। यदि मांग बहुत ज़्यादा हो और आपूर्ति बहुत कम हो, तो वहाँ पर 5 रुपया की वस्तु 50 रुपया में भी बेची जा सकती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश है, वो आपको अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। फिर से याद रखेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो देख लीजिए, नियंत्रण के आधार पर इसमें निजी स्वामित्व होता है, निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है और निजी क्षेत्र ही किसी वस्तु के उत्पादन और वितरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे देख लीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होता है, अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का नियंत्रण होता है, या सरकार या राज्य का नियंत्रण होता है, या राज्य का नियंत्रण होता है। और अब यहाँ इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रकार से आप ऐसे समझें कि यहाँ पर किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा ये सरकार तय करती है, कितना किया जाएगा ये भी सरकार तय करती है, और उस वस्तु के मूल्य का निर्धारण भी सरकार के द्वारा किया जाता है। तो वैसी अर्थव्यवस्था जो राज्य के द्वारा नियंत्रित होती हो उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और चीन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण चीन है। आगे देखेंगे कि कभी ये आपसे पूछा जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक थे कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स। और हमारा तीसरा है, अर्थव्यवस्था का तीसरा मॉडल है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र और उत्पादन के साधन पर निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्र और सरकार का स्वामित्व होने से अभिप्राय है कि इसमें निजी क्षेत्र भी अपना उत्पादन कर रहा होता है और सरकार के द्वारा भी उत्पादन किया जाता है। सरकार के द्वारा भी उत्पादन मूल्यों का निर्धारण और वितरण किया जाता है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निजी क्षेत्र के द्वारा भी उत्पादन मूल्यों का निर्धारण और वितरण किया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम ये लिख सकते हैं कि उत्पादन के साधन पर राज्य एवं निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है, अर्थात दोनों मिलकर किसी वस्तु के उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचारधारा के प्रतिपादक थे जॉन मेनार्ड किन्स, और इस अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन 1929 के आर्थिक महामंदी के बाद दिया गया था। तो इस तरह से हम देखें कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे, तो हम देखें एडम स्मिथ थे। और इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे, तो आप लिख सकते हैं कि जॉन मेनार्ड किन्स थे।
जॉन मेनार्ड किन्स। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे जो बेहतरीन उदाहरण है वो भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण भारत है। फिर से एक बार देख लें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देश हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण सोवियत संघ और चीन जैसे देश हैं। वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। इसके अतिरिक्त अब हम लोग देखते हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। और विकास के आधार पर हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को किन 3 भागों में बांटा गया है। तो एक है विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित। उसके बाद दूसरा है विकासशील, विकासशील। और तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। जो विकसित अर्थव्यवस्था है, हम किसको विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं? तो जहां आर्थिक विकास का दर बहुत ऊंचा होता है, उच्चतम स्तर पे होता है। या सिंपल जो इसको हम 3 भागों में बांटे हैं उसका कारण है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में प्रति व्यक्ति आय का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हम विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? यदि किसी देश के प्रति व्यक्ति आमदनी 12,695 रुपया, सॉरी 12,695 डॉलर या इससे अधिक हो, या इससे अधिक हो, तो हम कहते हैं कि यह विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यदि किसी देश का प्रति व्यक्ति आय 12,695 या उससे अधिक हो तो वह विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया गया है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था के लिए 12,695 रुपया प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की गई है या इससे ऊपर। दूसरा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में यदि किसी देश का प्रति व्यक्ति आय 1,046 डॉलर से 12,695 डॉलर के बीच हो तो यह देश विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। इस विकासशील अर्थव्यवस्था को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक निम्न विकासशील देश और एक है मध्यम विकासशील देश। जो निम्न विकासशील देश है उसका आय होना चाहिए 1,046 डॉलर से 4,095 डॉलर के मध्य। और मध्यम विकासशील देश उसको कहा गया है जिसकी आमदनी 4,095 डॉलर से लेकर 12,695 डॉलर के मध्य हो। तो अब हमारा सवाल उठता है कि भारत एक किस श्रेणी में आता है? तो भारत विकासशील देश के श्रेणी में आता है। लेकिन भारत मध्यम आय वाला विकासशील देश है या निम्न आय वाला विकासशील देश है? तो मध्यम आय वाला विकासशील देश या निम्न आय वाला विकासशील देश? तो भारत जो है वो निम्न आय वाला विकासशील देश के श्रेणी में आता है। निम्न आय वाला विकासशील देश के श्रेणी में आता है। और तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जहां पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम पीसीआई 1,046 डॉलर से कम हो, 46 डॉलर से कम हो तो हम ऐसे देश को अल्प विकसित देशों के श्रेणी में रखते हैं। अल्प विकसित देशों के श्रेणी में रखते हैं। जहां पर आर्थिक विकास का स्तर उच्च होगा उसको हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होगा यानी उसको हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव होगा, जिसका जीवन स्तर निम्न हो, उसको हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के श्रेणी में रखते हैं। और इस प्रकार का विभाजन या वर्गीकरण वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया गया है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण।
वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण। तो वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। खुली अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं कि यदि किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध किसी देश का विश्व के इसमें या इसके अंतर्गत इसमें किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध होता है। जबकि बंद अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं इसमें किसी देश का अन्य देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं होता है। वैसे दोस्तों आज कोई भी अर्थव्यवस्था कंप्लीटली क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन यदि हम देखें तो उत्तर कोरिया की इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उस पर दुनिया के तमाम देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके हम देखते हैं कि कई ऐसे देश हैं जिनके साथ उनके व्यापारिक संबंध हैं, जैसे उत्तर कोरिया का चाइना के साथ व्यापारिक संबंध है। तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिक्स का क्लास। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसी चैप्टर में अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर के। धन्यवाद।